परीक्षाएं आयोजित की जाएं, उस समय हम इस बात का ख्याल रखें कि प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करते वक्त ये जो लोग हैं जिनको कि हमने अभी तक ऊपर नामोल्लेख किया है, इन सबको पहले से ही पकड़ लिया जाए, ताकि उस समय जब प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएँ उस समय इस तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो। और छात्रों की जो मानसिक संताप है, उसकी एक सबसे जो सहज स्वीकृति हो सकती है, वो ये हो सकती है कि बजाय 5 वर्ष तक हम इंतज़ार करें अभ्यर्थियों का और परीक्षाओं का हम इंतज़ार करें, हम अगर 100 परीक्षाएं भी आ रही हैं तो हम 100 परीक्षाओं को ही आयोजित कर लें, जिससे कि वो सारी परीक्षाएं में व्यवधान पैदा ना हो और पेपर लीक ना हो और पेपर आउट भी ना हो। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारा करीब ये इसमें हमने जैसा आपको बताया कि 1229 ये कि ऐसे परीक्षाएं थी जो आयोजित की गई और जिनमें करीब 80 लाख के करीब 80 करोड़ के करीब विद्यार्थी और उनके माता पिता सब लिप्त होते थे, उनको बचाया जा सके। इन सब को ध्यान में रख कर के आज का ये विषय हम आपके समक्ष रखते हैं। और विषय को मैं फिर से बताता हूँ कि भाई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की जो नेक्सस है, उसका समाधान किस तरह से हो सकता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे इंद्र भंसारी साहब से निवेदन करूँगा कि वे विषय का प्रवर्तन। परम विदुषी योगिनी जी, डॉक्टर कुसुम और आदरणीय हमारे श्री कृष्ण जी शर्मा, मेरे विद्वत बंधुओं, श्री कृष्ण जी ने बहुत विस्तार से कई चीज़ें बताई हैं इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये प्रश्न भी हमारे सामने बहुत ज्वलनशील प्रश्न है कि आखिर उन लोगों का जिनके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पढ़ने के हों और या फिर जो है कंपटीशंस हों, दोनों के लिए बच्चों के भविष्य पर तो एक बार जो है सवाल खड़ा हो जाता है कि वो क्या करेंगे आगे। कारण ये, अब जैसे आपने बताया 5 साल की उनकी प्रक्रिया है दोबारा एग्ज़ाम होने की, तो आपने बिल्कुल सही बताया कि दूसरी बार जब एग्ज़ाम होंगे तो अधिकांश तो दीवार हो जाएंगे परीक्षा से। तो सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि होता क्यों है, तो निश्चित रूप से ये तो तय हो गया, आपने जैसा बताया कि एक नेक्सस बनती है गैंग के रूप में, जिसमें जितने भी गैंग के लोग होते हैं वो बड़े उससे अपराधी चुन के जो है वो तैयार करते हैं और एक दूसरे उनको सबके काम उनको जो है उनको पता होते हैं कि हमको कौन सा काम किस तरह से अंजाम देना है, इतना फुल प्रूफ तरीके से बनाते हैं। अब इस फुल प्रूफ तरीके में एक चीज़ मेरे को फिर भी थोड़ा सा इस पर लगा। आज जगदीश का नाम आया, कुछ दिन से लगातार आ रहा है अखबार में, मैं भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप देखिए वो किस लेवल का आदमी था, उसके बाद प्रॉपर्टी कितनी निकली ये एक अलग बात है, लेकिन प्रॉपर्टी इतनी वो 3rd ग्रेड टीचर था, यह देखिए आप, और 3rd ग्रेड टीचर वो भी नकल करने से बना, ये भी उसमें डिटेल है। सवाल ये है कि वो इस स्टेज तक कैसे पहुंचा क्या, और उसके बाद उससे 10-11 बार अखबार में आया, पढ़ा भी, वो पकड़ा भी गया, लेकिन हर बार जो है वो 2 माह के पहले जेल में से बाहर निकलवाया, सिर्फ 5,000 के मुचलके पे। आप सोचिए क्या उसके ऊपर क्या ऐसा कोई हाथ नहीं होगा जिसने उसको 2 माह के अंदर बार बार जेल से निकाला, और उसके 5,000 रुपये, जहाँ करोड़ों का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का और लाखों बेरोजगारों का नुकसान हुआ है, उनका भविष्य खराब हुआ है, वो 5,000 का मुचलका क्या सफिशिएंट है क्या किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा? और वो भी जब इतनी बार पकड़ा गया है बार बार, तो हम समझ सकते हैं कि अभी कोई कड़ियां ऐसी बाकी हैं जिसने उसको जब वहां तक के खड़ा किया है, अपना मोहरा बनाया है। और दूसरी बात ये होती है इसके आगे कि नॉर्मली जो नीचे इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग होते हैं वो तो लाइमलाइट में आते हैं, छोटी मछलियां पकड़ी जाती है किसी भी घटना में, बड़ी मछलियां कभी नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि बड़ी मछलियां अपना सारा काम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से करती हैं, और जो नहीं इन्वॉल्व होने चाहते और जो देखते हैं यार इस कड़ी को तो इन्वॉल्व करना जरूरी है, उनको चाहे धमकी दे चाहे पैसे दे, कहते या तो पैसे ले ले या मार दूंगा, देख ले। तो ऐसे हमारे सामने भी कई केसेस आते हैं कि जब ऐसा होता है, जितने भी ये डॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो तू हमारे साथ हो जा, नहीं तो हम तेरे को मार देंगे और तेरा परिवार डिस्टर्ब खत्म कर देंगे हम। तो जब तक इस तरह की चीज़ें जो है उनको साथ आने पे मजबूर करती हैं। बैंक में भी हमारे 1-2 केसेस हुए हैं जो
मतलब आपके या उसको टाइम खराब नहीं करूँगा, लेकिन वो हमारी बैंक में भी ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई है। तो आप देखिए कि ये बस ये कि ये लार्ज पर्सपेक्टिव में था और बहुत स्मॉल पर्सपेक्टिव में था और कुछ भी अंतर नहीं था। तो इसके अंदर आप देखिए कि बिना उसके सपोर्ट के जो है ये काम नहीं हो सकते, इसलिए जो है और निश्चित रूप से ये लोग पॉलिटिकल होते हैं, तो उनकी या पॉलिटिकल अप्रोच वाले होते हैं कि ये हर तरफ से अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके अपने आप को बचाए रखते हैं और उस लेवल तक के लोगों को बचाए रखते हैं जहाँ पर जो है वो छोटी मछलियाँ जो पकड़ी जाए उनको पैसे से आश्वस्त कर देते हैं, तुम्हारी फैमिली को हम पैसा देते रहेंगे और तुमको जो है ये करते रहेंगे, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जेल भी चले जाओगे तो हम हैं यहाँ पर। एक बात तो ये हुई। अब सवाल ये है समाधान, अब सवाल ये है कि उनको सजा देना या कुछ भी देना, ये तो समाधान हो ही नहीं सकता। आप और हम समझ सकते हैं, ये तो सिर्फ एक प्रक्रिया है कि भाई न्यायिक प्रक्रिया है कि उसने ये काम किया तो उसको सजा देनी है, ये तो एक बहुत साधारण बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको जहाँ पर भी है कि ऐसी सजा दे जो वर्षों तक बाहर ही नहीं आए वो, या उसकी संपत्ति अटैच कर ली जाए सारी, कुछ ऐसे प्रोविजन होने चाहिए, यानी कि 2 महीने में आ जाए, 6 महीने में आ जाए, साल भर में आ जाए, पर 2-4, तो इस चीज़ों का कोई महत्व नहीं, वो नहीं के बराबर है। क्योंकि इस बीच में उनको आप देखिए आजकल तो गैंग सारी जेलों से वो हो रही है, ऑपरेट हो रही है, तो बताओ क्या क्या नहीं हो सकता। जब जेलों से सारे काम हो सकते हैं तो बाहर और अंदर रहने में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह हमारी सुरक्षित है, हम समान नागरिकों के लिए और बेरोजगारों के लिए, जो हम भी उसी दायरे में आते हैं एक तरह से। क्योंकि जहाँ जेलों में चाहे वो किसी के ऊपर आक्रमण करना हो या कि पेपर लीक आउट करने की प्रक्रिया करना हो, अगर अंदर से भी करेगा, क्यों, साधन तो हम ही जुटाते हैं उनके लिए, जो जेल वाले हैं वही देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता। तो इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इंटीग्रिटी की। अगर इन सब चीज़ों में देखा जाए तो किसी बड़े लेवल पर इंटीग्रिटी फेल हो जाती है और ये सब चीज़ें होती है। और जब तक हम इंटीग्रिटी को नहीं पकड़ते तब तक जो है ये चीज़ें होती रहेंगी। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन अब समाधान क्या है इसका? समाधान एक मेरे दिमाग में है कि हम चुनाव आयोग की प्रक्रिया को देखें और बैंकों में कैशियर और मैनेजर का जो होता है, जो कैश जमा होता है, उनको हम ध्यान में रखें। तो आप देखिए, आपने कोई केस नहीं सुना होगा कि मैनेजर और कैशियर ने मिलकर के बैंक के पैसे खा गया। आज तक एक केस भी नहीं सुना होगा आपने जिंदगी में। आप देखिए, इसका मतलब यह है कि वहां पर वो लोग ईमानदार हैं और पेपर वहीं पर रखे जाने चाहिए, ताकि जो है ये पेपर लीक होने की, वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में किसी को रुकने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। अब ये जहां पर रखते हैं निश्चित रूप से ये मिली भगत से रखते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में रहना कोई मामूली बात नहीं है। 10 बार देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग रूम में क्या है क्या नहीं है, और अगर कोई फिर भी रह पाता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने इस तरह नहीं कि वो फिल्मों में दिखा देते हैं वो इधर से दरवाजे से गया, उधर से घुस गया। ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रॉन्ग रूम में। वहाँ तो कोई, जब तक अलाउ नहीं करोगे तब तक कोई नहीं रह सकता, ये बता दूँ आपको मैं। तो निश्चित रूप से ये कनेक्शन मालूम पड़ जाता है कि इस कनेक्शन में भी लोगों का हाथ है। अब यह है कि परीक्षा का आयोजन है, चुनाव आयोग, उसके चुनाव आयोग में क्या होता है, एक एक बूथ पर जो है उनको सारे आदमियों की डिटेल होती है, कौन कहाँ पर बैठा है, क्या कर रहा है, कौन आदमी का क्या एक्टिव करेगा, कौन आदमी। तो इस प्रक्रिया को इसके अंदर भी अपनाया जाए। किस किस स्कूल में जो है आपको परीक्षा पत्र भेजने हैं, और उसके अंदर जो है हर एक आदमी का आपको उसको मापदंड होना चाहिए, ताकि जिस जगह से लीक हो उसको उसी तरह का पनिशमेंट मिले, और इतना एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिले कि वो जो है दोबारा करना भूल जाए। और उस जो पेपर 3 पेपर छपने, 3 पेपर तैयार होने चाहिए मेरी राय में, कि एक पेपर मान लिया किसी वजह से लीक भी हुआ किसी, तो दूसरा पेपर विदिन 3 मंथ कराया जा सकता है उसी रोल नंबर पर, उसी सेंटर पर, और उसमें जो है उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए जो गलतियां हुई हैं। और इन चीज़ों को बैंक में रखोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। और पुलिस वालों को तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं ये नहीं कहता पुलिस वालों की सबकी इंटीग्रिटी खराब होती है, लेकिन वहाँ पर इंटीग्रिटी खराब बहुत लोगों की होती है, माफ़ करना मेरे को इस उदाहरण के लिए, लेकिन है वहाँ पर, ये बिल्कुल सही है। और आप देखिए, इसके अलावा हम ये 5 साल में होते हैं, हर साल क्यों नहीं हो सकते? आप कम लोगों को लीजिए, लेकिन उसके आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, कम लोगों को इनवाइट कीजिए, उसके अंदर आप 30 लाख लोग आ जाते हैं, 20 लाख लोग आ जाते हैं एग्जाम में, क्या मजाक है ये? 20 लाख लोगों में से आपको मान लिया 20,000 का चयन करना है, तो कितनी, 1:100 हो गया। तो 1:100 इसको आप हर साल कीजिए, क्योंकि हर साल आपको जो है एप्लीकेबिलिटी मिलेगी, उतने लोग आएंगे, और अगले साल अगली वो तैयार हो जाएगी, फिर अगले साल तैयार। तो हर एक को जो 2-3 चांस मिलते हैं वो उसके अंदर आ भी सकता है, और कोई किसी के दीवार होने का, हर आदमी को 2-3 चांस मिल जाएंगे इसके अंदर। इसलिए कम से कम हर साल जो है आप कम लोगों को लो, अपनी आवश्यकता अनुसार लोगों को लो, लेकिन ये हर साल होनी चाहिए परीक्षा, चाहे आपको इसके लिए कोई डिपार्टमेंट अलग बनाना पड़े, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है, लोगों से काम लेने वालों की कमी है, हमारी नीयत की कमी है। और दूसरा एक चीज़ ये है, हम यहाँ पर लोगों को तनख्वाह देना नहीं जानते ढंग से, हम तनख्वाह देने से रोका जाता है। आज जैसे परिवहन मार्ग हो गया, ये अपने ट्रांसपोर्ट या रोडवेज है, आपके BSNL, यहाँ लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये पैसे की वजह से रोक दी जाती है परीक्षाएं। कितने पैसे लाएंगे कहाँ से?
जितने भी खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के लोगों के वो सब रेस्ट्रिक्ट करके उनको बता दो भाई तुम्हारे को जो है मरम्मत में 1 साल में 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, हम तुमको मकान दे रहे हैं ठीक करके, इससे ज़्यादा तुम नहीं लगा सकते। ये नहीं कि करोड़ों रुपए आपको लगाने की परमिशन दी जा रही है, ये पैसा उनका नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है, ये उसको इस तरह से यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। मेरा यही निवेदन है बस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुझाव जो मैं दे रहा था वो रह गया मुझसे, वो ये कहा कि जिन प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उन संस्थानों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके रिलेटिव्स को उसमें अनुमति न दी जाए भाग लेने का। ये सुझाव उन 4 सुझावों के बाद में एक सुझाव रह गया था। अब दामोदर चिरानिया जी मतलब अपना एक निवेदन मेरा भी है सर, 1 मिनट। जो आदमी पहली बार एग्जाम में बैठे हैं, मतलब जो जिन लोगों को परीक्षा पत्र देने की परमिशन दी जाए ना उनको, वो अगले उसमें जो है उनमें से कोई भी लेना चाहिए, दूसरे नए सेट ऑफ पर्सन आने चाहिए ताकि जो है उसकी संभावना निर्मूल की जा सके। सभी को नमस्कार। किशन जी ने बहुत कुछ इस पर प्रकाश डाल दिया और बहुत सारे डेटा लाए आप, जितना कि मेरे हिसाब से किसी को मालूम नहीं होगा। अच्छी तैयारी करें। बहुत आपका प्रवचन मुझसे ज्यादा मतलब नहीं, मेरा प्रवचन में तो ये है कि देखिए मैं थोड़ी सी डिफरेंट जो अपने बात कर रहे हैं ना, उसमें कर्ता कौन है और किस पे किया जाता है, वह है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, क्यों? प्रतियोगी परीक्षाएं उसी में लोग बाग जाना चाहते हैं और वह प्रतियोगी परीक्षा करीब करीब सरकारी क्षेत्र वाली है। एम्प्लॉयमेंट तो सर्विसेज तो प्राइवेट में उससे बहुत ज़्यादा है, पर जो प्रतियोगिता परीक्षा के ऊपर जा रही है और जितनी भीड़ आ रही है वो सरकारी के ऊपर जा रही है। और सरकारी पे इसलिए आ रही है कि उसके पीछे का कारण है कि या तो सरकार में हमें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा या भ्रष्टाचार उसमें मौका मिलेगा या सिक्योरिटी है मेरी जॉब्स की। ये सब चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं। तो वो भीड़ आती है और ये आजीविका का एक बहुत ज़रूरी साधन है कि आदमी को नौकरी मिले जिससे उसकी आजीविका चले। नहीं तो जब से वो बच्चा है पढ़ना शुरू करता है तब से माँ बाप कहते हैं तू ये बनेगा, तू ये बनेगा, तू ये बनेगा, तू ये बनेगा। तो उसके दिमाग में जब वह 20 साल का, 18, 20, 25 साल, तो उसको वो रहता है कि मैं ये बनूँ, ये बनूँ। और वो बनने का जब मौका आता है तो ये प्रतियोगी परीक्षा के थ्रू उसको जाना पड़ता है और उसके चक्कर में वह जो भी ये नेक्सस तो है, ये उसमें नुकसान उसका होता है। तो हम जो थोड़े से कंप्यूटर वाले हैं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक थ्योरी होती है और जो सबके लिए थ्योरी होती है, वैसे हिंदी में उसको कहें तो बांटो और जीतो, डिवाइड एंड कॉन्कर। बड़ी चीज़ है, बड़ा समूह है, उसको छोटे में डिवाइड कर दीजिए। छोटे में डिवाइड करके उसमें से आप जो निष्कर्ष निकल रहा है छोटे का वो निकाल लीजिए, एक छोटे का, दूसरे का, तीसरे का, फिर उनको क्लब करके एक बन गया समूह। फिर उसमें से आप जो लास्ट रिजल्ट निकालना है वो निकाल लीजिए। दिस इज द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स इन कंप्यूटर जो, और दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर की एक थ्योरी है। वो यहाँ है भाई, साइंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, तो डिवाइड कर दिया ना हमने। उसके बाद में जो शुरू हुआ IT आ गई, मैनेजमेंट आ गया। तो इस डिवाइड एंड की थ्योरी के बीच में क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी जनसंख्या है, जितने बच्चे हैं, वो सब सरकारी पे जा रहे हैं, स्किल्ड वाले पे नहीं जा रहे हैं। स्किल वाला जो मामला हो, क्योंकि आज ग्रेजुएशन सभी कर रहे हैं जबकि ज़रूरत नहीं है। हमारे को इतने ग्रेजुएट्स की, करोड़ों ग्रेजुएट्स की हिंदुस्तान में ज़रूरत नहीं है। हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए जो हाथ से काम करने वाला हो। आर्टिसन चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए। तो ये सब स्किल के ऊपर काम करने वाले लोगों की एक स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना रखी है हिंदुस्तान ने। मेरे हिसाब से 2008 या 9 के अंदर बनी थी, जब प्रणब मुखर्जी उसके शुरू में चेयरमैन थे। और इसका काम था कि हम हिंदुस्तान के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ आगे बढ़े।
और शुरू में मेरे हिसाब से जो मेरे को ध्यान है उसको 60 करोड़ का बजट दिया था। अब 1.5 लाख करोड़ हो गया। अब जो भी है, हाँ, 1.5 लाख करोड़ हो गया। अब ये कर क्या रहे हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट का काम, जैसे मेरे खुद देखा है मैंने स्विट्जरलैंड का, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि, वहाँ ऐसा मामला है कि 8वीं 7वीं के बाद में आदमी चूज करता है कि 8वीं पास करने के बाद में मुझे किस फील्ड में जाना है। उसको 7वीं के बाद में मौका मिलता है अलग अलग इंडस्ट्री में जाने का। इंडस्ट्री वाले उसको जज करते हैं, वो जज करता है, और इस तरह से डिसाइड होता है। और उसके बाद के अंदर 90% लोग बाग जो है वो फिल्टर हो जाते हैं टू द स्किल। उसके बाद में जो भी आपके जो हायर एजुकेशन है उसमें 10% ही लोग बाग जा पाते हैं। उसमें जो स्किल वाले में से अप्रेंटिस बोलते हैं उनको, उनमें से बाद में 5 साल के बाद में उनको मौका मिलता है, दे कैन गो टू डिप्लोमा और डिग्री जो भी है आगे आगे। तो वो फिल्ट्रेशन की यहाँ भी जरूरत है। तो अगर हम स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं तो इतने लोग बाग जो जा रहे हैं इस फील्ड में प्रतियोगी परीक्षा में उतने नहीं होंगे, बहुत काचिप कम हो जाएंगे। दूसरा क्षेत्र कृषि का। खेती के अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी है बहुत कम और कंट्री से, और कृषि क्षेत्र की जगह जमीन बहुत है, हमें कमी नहीं है। अगर ये प्रोडक्टिविटी बढ़े, और कृषि का मतलब मेरा खेती भी है, पशुपालन भी है, मछली पालन भी है, और बाकी पोल्ट्री और हॉर्टिकल्चर और ये सब चीज़ें हैं। अगर इस क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होवे, लोगों को इसमें स्किल डेवलपमेंट की जाए। अभी मैं गया था मेरे ननिहाल, तो गांव है, गांव में जब गया तो खेतों के ऊपर एक पतली सी एक चादर सी लगी हुई थी लंबी। तो मैंने मालूम किया क्या है, तो साहब वो कहते हैं कि हम जो है यहाँ क्या कहते हैं अपने, नहीं नहीं हैं, नहीं एक पैदावार है ना, नाम भूल गया, कि ये उगाते हैं और उसके कारण से इसका एक्सपोर्ट भी होता है, डिमांड भी है दूसरे। और इसको तो वहाँ वो टेक्नोलॉजी दिखती है। तो अगर टेक्नोलॉजी हुए एग्रीकल्चर क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट का साधन हुए, तो बहुत सारे लोग बाग जो कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाग शहरों में आके और प्रतियोगी परीक्षा में इसलिए दे रहे कि वहाँ उनको, तो इसमें रोजगार भी बढ़ेगा, लोग बाग उसमें एंगेज भी होंगे, और कंट्री की चीज़ें जो प्रोडक्ट है, आज जैसे मान लो प्याज है, इन्होंने कह दिया कि हम एक्सपोर्ट नहीं बंद कर देते। क्यों बंद कर रहे हो अभी एक्सपोर्ट? क्योंकि आपके पास में आपकी आवश्यकता से कम है उत्पादन। तभी अगर यही उत्पादन बढ़े तो ये बाहर एक्सपोर्ट भी करोगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, और लोग बाग इसमें इंगेज हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है, जैसे कि अभी अपने शुरुआत कर रहे थे उसके पहले आपने एक शब्द बोला था गांधी इन्वॉल्व वाला, वो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पनपाना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे आदमी आपके कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हर जब आप गवर्नमेंट का काम है कि एक तो स्किल तो वाला माम तो सब में आएगा, स्टैंडर्ड बना देवे एक प्रोडक्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट क्रिएट कर देवे। आदमी को वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए किराए के ऊपर दे दिया कि भाई तुम लोग है एक ग्रुप ऑफ पर्सन, दे डेवलप इट एंड प्रोडक्ट कीजिए, और उसका मार्केटिंग का साधन एक अलग से बना दिया। क्योंकि प्रोडक्शन बनाना तो ठीक है, उसको मार्केट करना जो है एक मुश्किल काम होता। तो एक ही आदमी से सब चीज़ें आप करोगे तो नहीं होता, इसलिए लोग बात इसमें सेल्फ में जाना नहीं पाता। तो इस तरह की व्यवस्था की जावे तो बहुत सारे लोग बाग इस तरह की चीज़ों में एंगेज हो जाते हैं। तो आप जो फिल्टर कर दिया ना डिवाइड, तो आपका ये प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर लाखों को इसकी चीज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ बंसाली साहब ने कहा था, मैं भी इस चीज़ का, कि आप पेपर एक क्यों कर रहे हो, आप नंबर ऑफ पेपर कीजिए। उसमें प्रश्नों का है, अगर या तो पेपर ही में प्रश्न अलग अलग हो जावे, या फिर एक भी पेपर है। मैंने जो किया एक्सपेरिमेंट, मैं जब चीफ इंजीनियर ट्रेनिंग था, मैंने 200 लोगों की क्लासें ली और ऐसे बैठा के ली, पास में बैठा के, पर पेपर एक ही था। मैंने उनको 3 कलर में प्रिंट किया, उनमें क्रम बदल दिया, और किसी को लाल मिल रहा तो उसको पीला मिल रहा है, वो हरा मिल रहा है, इसको लाल मिल रहा है पीला, इस तरह। तो वो कोई टिप्पणी नहीं हो पाती थी। और उसको आज बड़ी बड़ी परीक्षाओं का तो आप 2 पारी में होते हैं, 2 दिन में होते हैं, या ज़्यादा दिन में होते हैं, तो नंबर ऑफ पेपर्स के सेट अलग अलग करके आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो पेपर कितने को लीक करोगे आप? जो पेपर लीक हो गया, जिसका
वो सेट की। और कंप्यूटर ऐसी जगह हो चीज़ है जिसके अंदर हर तरह के डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। और आजकल तो जो इंटरनेट के साधन ये है कि आपका सर्वर कहीं है, आप कहीं हैं, आप अपने मोबाइल से जो है डेटा को फीड कर सकते हैं और इमीडिएटली जो इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। फिर एक चीज़ होती है कि आप कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज है या एप्टीट्यूड है, तो इन टेस्टों के लिए आप अलग अलग परीक्षा में आदमी को ये चीज़ों में जाना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं हुआ। आप एक सिस्टम बना दीजिए कि जैसे टोफेल का टेस्ट होता है, लैंग्वेज का टेस्ट होता है, उसी तरह का एक सिस्टम बना दिया कि आपका लैंग्वेज का टेस्ट है, आप चाहे जहाँ जो भी सिस्टम है उसके अंदर से कभी कर लो, और जो स्कोर आता है वो स्कोर 2 साल के लिए मान्य है, मान लीजिए। तो इस तरह से आपकी कुछ परीक्षाएं में ये सब विषयों को तो आप हटा दोगे, तो लिमिटेड विषय की आपको परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो ये सब साधन जो है किए जा सकते हैं, पर हो क्या रहा है, जो आप हर चीज़ के पीछे जो आप है वह भ्रष्टाचार, और हिंदुस्तान का भ्रष्टाचार जब तक नहीं रुकेगा ये कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। आज प्राइम मिनिस्टर कहता है कि साहब ये आदमी 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, 2 दिन के बाद में वो उसकी में आ जाता है। आज सीबीआई का चीफ कहता है कि मेरा छोटा वाला है, मेरे से नीचे वाला है, उसने इतने करोड़ का गश्त किया, और उसको नीचे वाला कहता है कि इसने जो चीफ ने इतने करोड़ का है। और दोनों का जो काम बात है, ये सब चीज़ें हाई कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होती है, सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड होती है, तो दोनों को जेल क्यों नहीं जाते? तो दोनों को पता है कि एक दूसरे ने करोड़ों की रिश्वत ली है, यहाँ पूरे सिस्टम के अंदर ये रिश्वत है, और उन दोनों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अपने यहाँ जो ये करप्शन को इतना इजीली मान लिया गया है, ये पूरे सिस्टम के खराब सिस्टम जो भी है उसकी जड़ है हमारा ये। तो हमारी नीयत अगर ठीक हो तो पहले भ्रष्टाचार के ऊपर करो, और बाकी की ये सब चीज़ें, हर समस्या का समाधान हो सकता है। समस्या का ऐसा कोई भी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो, नीयत चाहिए हमारी। थैंक यू। धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष गुप्ता। मेरे ख्याल से मैं इसको उल्टी तरफ से पकड़ता हूँ। परीक्षाएं बहुत तरह तरह की होती हैं। आप करिए। परीक्षाएं बहुत तरह तरह की होती हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आईआईटी, आईआईएम में एडमिशन के लिए परीक्षाएं होती हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी ऐसी परीक्षाएं नहीं हो रही जहां पेपर लीक का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैंने आज तक नहीं सुना कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन परीक्षा का कभी पेपर लीक हुआ हो। मेरे बेटे ने शायद 97 में आईआईटी जेईई का परीक्षा में बैठा, और उसी साल सिर्फ अफवाह उड़ी कि पेपर लीक हो गया है। आईआईटी को अपनी इज्जत का इतना ज़्यादा ख्याल था, तुरंत उन्होंने सारी परीक्षा निरस्त की, और महीने 2 महीने बाद दोबारा परीक्षा ली पूरी सावधानी के साथ। और उसके बाद मेरी सुनने में तो नहीं आया कि आईआईटी जेईई या आईआईटी मेन में कभी कोई परीक्षा पेपर लीक हुआ हो। तो कुल मिला के न मैंने कभी सुना कि आईआईएम्स के एडमिशन के लिए कभी कोई पेपर लीक हुआ हो, या तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं आज की तारीख में भी जहां पेपर लीक नहीं होता, न हो सकता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि जब से हमारी ये तमाम सिविल सर्विसेज के कमीशन हों चाहे बोर्ड हों, इनमें जो मुख्य व्यक्ति है उसकी नियुक्ति राजनीतिक हो गई है। मुझे वो ज़माना याद है जब 64 से 70 तक हम अजमेर में थे। फादर हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट थे अजमेर कॉलेज में, और अक्सर ही आरपीएससी की परीक्षा में या तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या जो है एज ए स्पेशलिस्ट जाया करते थे। नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर के फादर, वो आरपीएससी के चेयरमैन होते थे। क्या बड़ी हस्ती थे वो, मजाल है कोई उनको जो है इन्फ्लुएंस कर पाए। और जैसे जैसे आरपीएससी में अब जो है चेयरमैन का पद का अवनति होती चली गई है, कितना सही है कितना गलत है मुझे पता नहीं, पर हमारे एक पुलिस ऑफिसर जो आरपीएससी के चेयरमैन बने, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि अपनी बेटी को पेपर लीक करा दिया, जहाँ पेपर छपा था वहाँ जाके उसका फ़ोटो लिया और जो है बेटी को। अगर ये स्तर आ जाए आरपीएससी के चेयरमैन का तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो एक तो कारण यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से
ये जो बड़े पदों पर नियुक्तियां होने लगी हैं। दूसरा, हर परीक्षा एक बहुत अच्छा सा जो है व्यापारिक वो बन गई है, इंडस्ट्री बन गई है। मुझे ध्यान है, मैं IHMR में था, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने कोई परीक्षा करानी थी किसी पद के लिए, तो उसका ठेका IHMR को दे दिया कि भैया पेपर लीक हो जाते हैं, उसकी बड़ी वो शिकायत होती है, तो चलो एक आउटसोर्स कर देते हैं इस परीक्षा को। IHMR ने अपनी पूरी ताकत लगा के अच्छे से वो परीक्षा करा दी, और उसमें वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए जिनको मंत्री जी चाहते थे, उन्होंने IHMR द्वारा की गई परीक्षा ही निरस्त कर दी। तो कुल मिला के अगर मंशा हो, नियत हो, तो विधियां भी मौजूद हैं कि कैसे बिना पेपर लीक हुए परीक्षा हो सकती है, और हो रही हैं बहुत अच्छी अच्छी परीक्षाएं, बड़ी लार्ज स्केल पे हो रही हैं, जिसमें लाखों व्यक्ति बैठते हैं और कहीं कोई परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। हमारा विषय नहीं है, हुँ? वो हमारा विषय नहीं है। नहीं, मैंने बताया ना कि आप तो बता रहे हो, ठीक है कि ये जो लीक हो रहे हैं, इसमें जो यानी ये जो पकड़े जाते हैं, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। इसके नीचे का जो है अमला जो है कि कैसे कोई स्ट्रांग रूम तक पहुंच सकता है, कैसे कोई जो है मतलब और एवरीबडी सीम्स टू बी इन्वॉल्व। इंटरेस्ट ज़्यादा पेपर आउट कराने में है, न कि पेपर को गुप्त रखने में या पेपर लीक नहीं हो उसकी व्यवस्था करने में। तो जब वो तो चांस की बात है कि कुछ परीक्षाओं का पता पड़ जाता है कि लीक हो गई, और जो है फिर पकड़ा धकड़ी होती है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं। पर जो 9/10 आइसबर्ग का जो है, जो नीचे है, वो कौन लोग हैं, क्यों हो रहा है ये, उसका मैंने कुछ थोड़ा सा इशारा किया कि राजनीतिक हस्तक्षेप से नियुक्तियां और तमाम लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि पद पाना वो बहुत ही आज की तारीख में डिमांड में है कि भाई जो है एक बार पद मिल जाए किसी भी तरह से। अब व्यापम घोटाला, इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ, क्या हुआ उसके अंदर? जो अपराधी थे वो तो जो है फ्री घूम रहे हैं, और शायद जिनका सिलेक्शन है 40-45 लोग तो मारे गए, पर कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा व्यापम घोटाला जो है। तो सवाल ये है कि ये तो जो पकड़े जा रहे हैं, ये तो बहुत ही जो है थोड़ा सा हिस्सा है पूरी बीमारी का, क्योंकि पकड़े गए हैं इसलिए अब कुछ, और दंड से ये कभी ठीक नहीं होगा। आप दंड क्या, फांसी की सज़ा दे दीजिए, पर फांसी की सज़ा और भी बहुत सारे क्राइम्स में है, पर वो क्राइम्स होते हैं। तो बहुत मतलब कैंसर की स्थिति तक पहुंच चुका है ये, तो इसलिए कोई बहुत आसान इसके जो है सॉल्यूशंस नहीं है। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। अरुण वैद्य साहब कहेंगे। मैं अभी जैसे गुप्ता जी ने कहा, विषय से थोड़ा भटकना भी चाहूँगा, ज़रूरी है ना, क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण है। मैं इनसे भी आगे बढ़ के कहना चाहूँगा कि मैं परीक्षा के खिलाफ हूँ। हम न जाने क्यों परीक्षा सिस्टम को रखते हैं, पर यह है कि परीक्षा सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकता। जैसा भी बताया कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। आप कल्पना करो कि अगर 1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं और एक आदमी की फ़ीस मिनिमम 2000 मान लें अपन, हालांकि ज़्यादा होगी पर 2000 ही मान लें, तो कितने हो गए? मेरा गणित तो कमज़ोर है, आप ज़्यादा अच्छा समझते हो। कितने पैसे मतलब वो कमाते हैं जिनको परीक्षा कराने का वो मिलता होगा, तो वो तो बहुत धनवान होते हैं। फिर उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, कोचिंग है, ट्यूशन्स है, कई चीज़ें हैं, तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो बहुत बड़ा, क्या हम ख़त्म करना चाहेंगे इतना रोज़गार? जो आपने कहा था रोज़गार, क्या रोज़गार हम ख़त्म करना चाहेंगे? ये रोज़गारों से जो इतना लोगों को लाभ हो रहा है सब खत्म हो जाएगा। कोटा ख़त्म हो जाएगा, सीकर ख़त्म हो जाएगा, जयपुर ख़त्म हो जाएगा अगर परीक्षाएँ ख़त्म हो जाएगी। पर परीक्षाओं से मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं हम। परीक्षा सिस्टम को इम्प्रूव करना, उसका सिर्फ समाधान की नकल नहीं होना, इतना आसान नहीं है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं: पेपर लीक करना, नंबर 2 नकल कराना, नंबर 3
सिलेक्शन को मैनेज करना। ये तीनों के जो गैंगस्टर्स हैं वो काम करते हैं। आज से नहीं, हम उदाहरण दे रहे हैं अभी का, रिसेंटली क्या है, अरे शुरू से पेपर लीक भी होता है, नकल कराई जाती है, हैं, और बाकायदा सिलेक्शन कैसे होता है। अब ये मैं ज़्यादा था नहीं बोलना चाहता हूँ, जाखड़ साहब है, गुप्ता जी जानते हैं कैसे होते हैं सिलेक्शन, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, कैसे अपने बेटे को, बेटी को, किसको क्या किया जाता है। ये बहुत उदाहरण है जिनकी अगर गिनाने बैठे तो हमारी रूह कांप जाएगी, है ना। तो ये बहुत मैनेज होता है। इसको एलिमिनेट करना, इसको समाप्त करना मेरे हिसाब से संभव नहीं है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं हम, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, समाधान ये है कि थोड़ा वी कैन इम्प्रूव इट, पर पेपर तो लीक होगा, नकल भी होगी, है ना। नकल कब तक रोकोगे आप, क्योंकि हम जो इन्विजिलेटर लगाते हैं वो कोई सब आपके हिसाब से तो होते नहीं है, वो तो जो करेंगे, है ना। और आरपीएससी में या जो भी जहाँ भी है कैसे मैनेज होता है वो भी हम जानते हैं। सब अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं मैनेजमेंट के, तो इसलिए ये सब चीज़ें होती रहेंगी। अब कैसे करें इसको कंट्रोल, परीक्षा सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकता है, मैंने जैसे बताया। और परीक्षा सिस्टम से हम मीडियोकर को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, टैलेंट सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि टैलेंट परीक्षा में पास ही नहीं हो सकता। हाँ, टैलेंट तो अलग चीज़ होती है। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, मुझे ध्यान नहीं वो कौन साइंटिस्ट था, एक जनवरी में यात्रा कर रहा था, शायद आइंस्टीन था, रेलवे से यात्रा कर रहा था। टीटी आया, उनका आपको टिकट दीजिए। उसने देखा, ढूंढा टिकट, उसने कहा कि उन कहाँ है यार। तो उसने, टीटी ने कहा कि नहीं, आप मुझे लगता है बहुत विद्वान आदमी है, कोई बात नहीं, पर उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे टिकट ढूंढना ज़रूरी है। क्यों? ताकि मुझे मालूम तो पड़े मुझे कहाँ जाना है। तो टैलेंटेड आदमी से को दबाओगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ABC में लगा दे, वो क्या लगाएगा। तो इसलिए रामानुजन इज द बेस्ट एग्जांपल ना। हाँ, इंटर पास नहीं कर पाया रामानुजन, बिल्कुल ग्रेट मैथमेटिशियन। बिल्कुल। तो हम तो क्या है कि, और इसीलिए आज देख लीजिए, अभी हम चर्चा पहले कर रहे थे देश प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे ऐसा मीडियोकर आदमी, चाहे किसी भी सर्विस में देख लीजिए, किसी में भी। अच्छा, अब वो परीक्षा सिस्टम ख़त्म करके हम चाहें कि नहीं साहब बेस्ट आदमी को ऐसे ही सिलेक्ट करें, तो वो हम जानते हैं इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के वाइस चांसलर अगर बंद से करते रहते हैं तो कैसे कैसे लोग सिलेक्ट होते हैं, हमें मालूम है कैसे कैसे लोग आते हैं। मेरी भतीजी ये वहाँ पे किशनगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ उसका सिलेक्शन हुआ। तो हमारा नीरज गुप्ता एक प्रोफेसर है वहाँ पे, उसने कहा कि ओझा जी, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई टैलेंटेड लड़की आई है, क्योंकि हमारे तो जो VC है उड़ीसा का है, तो सब उड़ीसा वालों को भरता है वो तो इस तरह से हर जगह का यही हाल है। परीक्षाओं का जैसे भले चाहे MA BA का पेपर, वहाँ भी पेपर आउट होते हैं, वहाँ भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी वाइफ MA का एग्ज़ाम दे रही थी इंग्लिश का, एक प्रोफेसर था मेरे पास, मित्र था, मैंने उसको कहा था भी 4 प्रश्न याद कर लो, बस 5वां एक्सप्लेनेशन वाला कर लेना। तो वो चारों आए, मैंने कहा कमाल हो गया। तो ये हमें चकित होने की ज़रूरत नहीं है, ना चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक परीक्षा सिस्टम रहेगा, एक मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, एक जज साहब का फ़ोन आया मेरे पास, यार ओझा जी थोड़ा मालूम करना कि RPSC में जो कंप्यूटर सेल है वहाँ से रिज़ल्ट मैनेज होता है और इतने लाख रुपए लगते हैं। तो मैं गया वहाँ पे, रजिस्ट्रार के पास बैठा, बात करी, देखा मैंने, उन्होंने बुलाया कंप्यूटर वालों को भी, उनका नहीं नहीं ऐसा संभव ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात, मैंने उसको कहा, किंतु वो जानता था, उसने मैनेज कर लिया और अपने बेटे को और बहू दोनों को सिलेक्ट करा लिया RGS में से। तो अब ज़्यादा बखान नहीं करना चाहते, जाखड़ साहब बैठे, ये बैठे सब जानते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। यू जस्ट कांट इमेजिन, हम इमेजिन नहीं कर सकते
हम तो सिर्फ कह सकते हैं ये करो, उससे भी कुछ नहीं होगा। वो सुझाव भी अगर मान ले जाए तो भी कुछ नहीं होगा, है ना। मैंने एक आरपीसी चेयरमैन को सुझाव दिया है कि तू ऐसा कर, पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती कर ले और तू चुनाव में खड़ा हो जाना, जीत जाएगा। और वास्तव में वो जीत गया चुनाव में। तो ये सब चीज़ें संभव है। देखिए, सो इट इज़ नॉट सो इजी। तो मेरा तो यह है कि सोचें कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। क्या परीक्षा सिस्टम जैसे आप लोगों ने सुझाव दिए, ऑल्टरनेट पेपर्स हो, क्या हो। एक परीक्षा में मुझे ड्यूटी लगाई थी ऐसे कि जाओ, तो एक सेंटर में मैं गया, देखा तो एक बच्चा, जैसे पुलिस वाले की बात करी ना आपने, तो एक पुलिस वाला ड्यूटी लगी थी उनकी, तो वो लड़के को उसने एक किताब ला के दी। किताब क्या थी? पेपर था सिविक्स का, किताब ला दी उसने फिजिक्स की कि पेज नंबर इतने पे क्या नकल, तो नकल कर रहा था। अरे मैं तो क्या कर रहा है मूर्ख आदमी। तो नकल करते समय ध्यान नहीं रहता क्या कर रहा हूँ मैं, वो तो नकल करता रहता है। तो इस प्रकार से ये स्कैम जो है ना, ये बहुत है, चलते रहेंगे। इनको हम कैसे मैनेज करें, क्या करें? जैसा इन्होंने कहा कि अच्छे आदमियों को आपको लगाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट आदमी हो, बिल्कुल निष्पक्ष आदमी हो, है ना। ऐसे सोच के आदमी अगर आपके आरपीएससी में या सब जगह लगाए जाएंगे, हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। वरना तो राजनीति से जो आएंगे, हम जानते हैं राजनीति में कितना भ्रष्टाचार है, कितना भ्रष्टाचार है, वी जस्ट कांट इमेजिन। और राजनीति भ्रष्टाचार से ही चलती है। आप मंत्रियों की बात सब जानते हैं कि क्या करते हैं। तो उनसे आप उम्मीद करोगे कि वो बड़ी निष्पक्ष उससे सिलेक्शन कराएंगे, ये कराएंगे, संभव ही नहीं है ना। तो अपने निजी अनुभव के आधार पर बात आ रही है कि अच्छे किस्म का आदमी हो। अब मैं स्थिति क्या बताऊं, जब मैं मतलब एग्जामिनर वगैरह रहा करता था, पेपर सेटर और साथ वो बताएं कि एग्जामिनर कौन कौन है। मेरे पास लिस्ट रहती थी एग्जामिनर की पूरी तरह से। मैंने कहा कि साहब ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने किसी को भेजा कि अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक शाह, आपका नाम बोला, शाह हुआ करते हैं, उनसे मिलना। वो भी बहुत थे, उन्होंने नहीं। फिर ड्यूटी उसके गया। अंत में जाकर जब वो सज्जन रहे नहीं, वो सज्जन ने वो नाम लीक कर दिया, एग्जामिनर का नाम लीक कर दिया। और नाम ही नहीं गया, अता पता भी बता दिया, अता पिता बता दिया। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने अपनी लड़की जो पढ़ती थी उसका आपने क्या कर दिया, और जो सज्जन रजिस्ट्रार थे जिन्होंने मना कर दिया था, उनको लड़कों ने पीट पाट करके विश्वविद्यालय के सामने नाले में डाल दिया। अब आप देख लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो ठीक है कि आदमी अड़ा हुआ है, लेकिन कीमत कितनी चुकानी पड़ती है वो तो पता नहीं। उनको भगवान हमारे साथ रहा होगा ना, हमारे घर भी आ जाते क्या करता है लोग। ये बात जरूर है कि पहले तो आदमी व्यक्तिगत रूप से क्या करे, जब तक ये खास प्रकार का कोई ऐसी चीज नहीं बनेगी। बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ये छांट लिया और छांट करके, मतलब मैं उस जमाने में क्या करता, मैं ये करता कि साहब मैं विश्वविद्यालय का कोई काम नहीं करूँगा। उसका कारण ये था कि एक नेक्सस वहाँ ऐसा था कि आपके पास पेपर आपने नहीं बनाया है, आपका पेपर जांच भी नहीं रहे हैं, लेकिन आप घर तक पहुँचे नहीं, तब तक पता लगता था आपके पास काफी आ गई। तो मैंने विश्वविद्यालय, बाहर के विश्वविद्यालयों के काम तो खूब किया, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय का मैंने बंद किया। सही, ये मेरी कहानी आती है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये मेरा तो बस कंक्लूड करूँगा कि इस सिस्टम को इम्प्रूव करना इतना आसान नहीं है ना। अब कैसे करें, क्या करें, ये हमारे चरित्र का दोष है ये क्या है, इन सब पर दोबारा कभी मंथन करें। बाकी इधर बैठे, इधर
पूजा जी आप कहें कि ये फिर दोबारा कभी इस पर विचार करें। मैं समझता हूँ कि आज ही क्यों नहीं विचार करो। हाँ, ये कहिए ना। तो एनवायरनमेंट जो है वो सब जानते हैं, उस एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रेटजी पे शायद बात हो रही है कि क्या स्ट्रेटजी हो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, हाँ वही। तो उसके लिए स्ट्रक्चरल कुछ गुंजाइश है क्या, यदि अपन चर्चा करें। सही है। तो मैं इस सिलसिले में इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने कहा, उस्ताद साहब ने कहा, उज्जा साहब ने भी कहा कि एग्ज़ाम सिस्टम तो क्योंकि स्क्रीन तो करना है, बहुत बड़ा नंबर आता है प्रति, आपने ही बताया करोड़ों विद्यार्थी या एस्पिरेंट, प्रत्याशी, कुछ भी कहें उसको, वह एग्ज़ाम है तो उसका एक एस्पिरेंट है, तो करोड़ों एस्पिरेंट और आज तक करोड़ों में से 3 लाख और कुछ नौकरियां मिली। तो इस डिमांड और सप्लाई का तो ह्यूज गैप है, तो वहाँ गुंजाइश स्ट्रक्चरल जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर एक बार नज़र डालें। तो रिक्रूट एजेंसी RPSC हो, SSC हो या कोई भी और एजेंसी हो, तो उसके अंदर जो पात्रता है स्क्रीन करता है टॉप डाउन। मेरा ये मानना है कि यदि ऊपर मस्तक सही है तो नीचे के सारे अंग उसके मस्तक के अनुसार चलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ चाहे राजनीतिक प्रभाव हो या पात्रता का अभाव हो, उसके कारण वहाँ स्क्रीनिंग बोर्ड में या चयन बोर्ड में मेंबर चेयरमैन बन गए। किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन कई बार रूबरू देखा कि सरप्राइज भी हुआ कि ये क्या स्क्रीन करेंगे। खुद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लेक्चरर के प्रोफेसर्स की इंटरव्यू चल रहे थे, तो मैं तो स्तब्ध रह गया कि ये क्या हो रहा है, और वर्दी उन्हीं का चलता है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, और आगे से ऐसा वास्तव ही पड़ा सर, मैं आपको अर्ज करूं कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ सर कि एक एप्लीकेशन लिखी उन्होंने, कुदरती हमारी प्रेजेंस में लिखी गई हो, उसमें कम से कम 5 त्रुटि मिनिमम, साधारण जो शायद 8वीं क्लास का बच्चा नहीं करे, वो स्क्रीनिंग बोर्ड के चेयरमैन कर रहे, तो वो तो पात्रता की बात आ गई। अब इसमें फिर भी क्योंकि रूल आउट नहीं कर सके, स्क्रीनिंग होना ही है, तो मेरा तो अनुरोध ये था कि जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर बना दिए, ऑब्जेक्टिव को सेमी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये तीनों मिक्स होने चाहिए। इसे क्या एकदम से एक स्केल घूम गया और करके 1 घंटे में वारे नारे हो गए सारा। तो स्क्रीनिंग में भी प्रिलिमिनरी स्कीम थोड़ा सा वक्त बढ़ेगा, इतना वक्त भी हमारे पास कमी नहीं है, क्योंकि सिस्टम में जितनी बीमारी है वो लाइलाज है, तो उसका इलाज करने के लिए शायद ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सेमी ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव 2 प्रश्न ही दीजिए, 3% सब्जेक्टिव भी होंगे, तो थोड़ा एक जिस तरह से निकल के आएगा कि थोड़ा सा कॉम्पिटेंट आदमी ही बेटर परफॉर्म करे। शायद ये थोड़ा सा यदि कुछ व्यवस्था में परिवर्तन हो। दूसरा ये था साहब कि टेक्नोलॉजी हर बार बहुत कुछ इम्प्रूव करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का शायद उतना उपयोग नहीं हुआ जितना खर्चा ज़्यादा हुआ है। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो परमानेंट है करीब ऑलमोस्ट, और वहाँ हर बार गैजेट्स टेक्नोलॉजी के अलग लगते हैं सर। एग्ज़ाम में आज IIT के एग्ज़ाम करवा रहे हैं, आज RPSC की हो रही है, आज SSC की हो रही है, और व्यवस्था वही है। तो उस व्यवस्था में कुछ टेक्नोलॉजी परमानेंट ही हो सकती है। जैसे इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन आपने बात भी की, तो वैसे टेक्नोलॉजी का सर्विलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, वो यदि होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है एग्ज़ाम का सर, वो छोटा होगा, उतना इफेक्टिव होगा। एक आदमी एक स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेटर कर सकता है, वो एग्ज़ाम के पैटर्न को करे, लेकिन पेपर्स को नहीं। वो भी रीजनल भी होता, कोई बुराई नहीं है सर। जैसे आपने बताया लाल पीला और हरा रंग की बात थी, मैं तो ये कह रहा हूँ सर, उसमें आजकल IIT ने शायद उसको अडॉप्ट भी किया है सर, रीजनल सेंटर्स पे लेवल पे 20% आपका दूसरा है, उनका दूसरा है, तीसरा %, तो 20-30% एक वेरिएशन है, लेकिन एकेडमिशिया ये इंश्योर करता है कि क्वालिटी वाले स्टूडेंट आए। तो एग्ज़ाम के पेपर में भी वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये मास स्कोपिंग वाला उसको रूल आउट करने की बात है, लेकिन स्क्रीनिंग के पैटर्न में थोड़ा सा पैटर्न का कहना, पैटर्न चेंज करके पैटर्न नहीं कर रहा सर मैं, एग्जाम का पेपर का पैटर्न, पेपर के पैटर्न को मिक्स रीजनल अलग अलग टाइप बनाया जाए। ये मतलब ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में RS की हिस्ट्री की पेपर है तो एक ही पेपर, नहीं, रीजनली उसमें भी होना चाहिए। और वो एकेडमिशियन प्रोफेसर्स बहुत कॉम्पिटेंट है हमारे यहाँ, कर सकते हैं।
और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सीक्रेसी का जहाँ तक सवाल है, सीक्रेसी यहाँ पे सर मैं ये व्यक्तिगत मत खराब हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है उसके करैक्टर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। वहाँ चरित्र की बात है, और ऐसा नहीं है कि सारे लोग चरित्रहीन हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको ही रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर थोड़ा सा स्क्रीन करके देखते हैं ना सर। जिस कॉलेज का प्रिंसिपल सर कितनी ही खराब संस्था हो, मैं ये मानता हूँ कि यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की फिक्स की गई है तो सर वो उसको कांप जाएगा, वो गलत नहीं करेगा, मेरा ये मानना है। और ऐसा किया मतलब देखा भी है सर। जैसे कलेक्टर है खराब है, बहुत से करेक्टरलेस भी, ऐसा नहीं कि सारे अच्छे दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन इतनी बिल्डअप हुई कि आज इलेक्शन का काम काफ़ी पारदर्शिता से, उसमें भी कई बार ईवीएम की चौक हो गई या ईवीएम सोल्ड आउट हो गई या ईवीएम डैमेज हो गई, वो ऐसी घटनाएं तो टोटल एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कंपेरेटिवली बेटर स्टफ और बेटर एग्जाम पैटर्न किया जा सकता है। इसका मानवीय पहलू रहता है। दूसरा एक और था सर, एक अपने बारवाड़ी में कहा ना कौवा टांगना, खूब अब आपने बताया 1200 से 12 एग्जाम बड़ी लीक हुई, लेकिन कौवा मार के टंगा एक भी नहीं सर आजकल। तो एक बार जो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो मिलता है ना सर, वो मीनिंग है उसका कि 4 आरपीसी के मेंबर जेल देखते हों, 50 एस्पिरेंट जेल भुगत रहे हों और बाहर कोई बेल आउट होने का गुंजाइश ही नहीं हो। यदि ऐसा कुछ होगा तो शायद एग्जाम्पलरी कुछ व्यवस्था से कुछ रिफॉर्म हो सकता है सर। राशु का तो लगा सर, वो तो मीशा भी लगा था सर, लेकिन सब वो कोई पेंशनधारी हो गया, कोई बाहर वैसे निकल गया, मतलब वो टांगने वाली बात मेरे हुक जब बुक हो गया सर, बाहर निकलने की गुंजाइश ही नहीं। ऐसा यदि कुछ हो तो समझते हैं कि कुछ हो सकता है। थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। आरसी जैन साहब, यूपीएससी में इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है अभी तो फिर इंटीग्रिटी, अगर मैं ये कर रहा हूँ इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है और एक जाति के सिलेक्शन हो रहे हैं तो अपने आप डाउटफुल हो गई। ये बात सही कहते हैं। तो वो तो इंटीग्रिटी है कि पेपर लीक इस बात को इंगित कर रहा है कि समाज के अंदर नौकरियों के पीछे दौड़ने की होड़ काफ़ी बढ़ गई है, और होड़ बढ़ गई है इसका मतलब है कि देश के अंदर स्थिरता की, कहीं ना कहीं आर्थिक स्टेबिलिटी की कमज़ोरी है, और उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए व्यक्ति सरकारी नौकरी की ओर भाग रहा है। अब जब स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा दिख रही है तो उसके खरीदार भी ज़्यादा होंगे। तो एक चीज़ तो इसको देखें कि हम इस नज़रिए से भी देखें कि देश की अन्य जो विकल्प हैं, जो अभी हमारे साथी ने कहा कि स्किल के ऊपर ध्यान दे करके अन्य विकल्प खोले जाएं, ताकि उसको इतनी आवश्यकता ही ना हो कि उसके बिना उसकी आजीविका चले ही नहीं। ये इस बात को भी इंगित करती है कि नौकरियां जो हैं 100 में से एक व्यक्ति को ही नौकरी मिल सकती है मैक्सिमम, बाकी 99 जो लोग हैं उनका भविष्य क्या होगा और वो देश के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, ये बड़े सोचने की बात है। हम लोग क्या कर रहे हैं कंपटीशन के अंदर, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और 99 को उस भीड़ के अंदर लगा रखा है। तो इस वजह से पेपर लीक का दबाव बढ़ रहा है। दूसरी बात, अगर लीकेज को रोकना है तो एक देसी तरीका भी है। इसमें ऐसा किया जाए, जैसा कि कई बार हम लोग प्रयोग करते हैं इसका, कि जो एग्ज़ाम है, पेपर है, उसको आप वीडियो फॉर्मेट में डालो। 60 मिनट का, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है, 60 मिनट का एक वीडियो बना, और हर 3 मिनट या 3 मिनट का या जितना भी उसको समय देना है अपने को, 1 मिनट का, 30 सेकंड का एक प्रश्न को, उतने पे उसको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश किया जाए, और लोगों को, बच्चों को सिर्फ आंसर शीट दी जाए और उसको एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले अपलोड कर दिया जाए। अपलोडिंग में कोड होता है, 15 मिनट पहले ही वो कोड सेंटरों पे पहुंचाया जाए। उसके बाद में अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ पर उसको डिस्प्ले का सिस्टम हो, लोग उस डिस्प्ले को देखें और उसी दौरान अपना आंसर, उसमें जो भी आंसर शीट है उसके अंदर कर दें। तो ये पेपर लीक का समाप्ति से हो सकती है, क्योंकि उससे जो भी ज़्यादा, इसमें एक बात भाई साहब ने बताई थी कि भाई एक तो होता लीकेज, तो लीकेज तो रुक जाएगा। दूसरा होता नकल,
नकल की थोड़ी सी संभावना रहती है, लेकिन वो भी इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि उसे इतना समय ही नहीं मिलेगा 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड एक मिनट के अंदर कि उसे कोई टिपा सके। और दूसरी बात, उसको नकल कराने के लिए भी इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहिए जो सवाल का तुरंत 30 सेकंड के अंदर जवाब उसको दे दे। तो इस तरह से एक ये देसी तरीके से भी हम लोग इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। और बाकी इसके अलावा एक जो भी है कि बड़े हाथ होते हैं, घोटाला जब पैसे का सोर्स बढ़ जाता है तो उस पर माफिया हावी हो जाता है। अब इसमें पैसा ज़्यादा हो गया इसलिए माफिया ज़्यादा हावी हो गया, तो इसको कठोर दंड दिया जाए, जैसा कि इस बार सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई कठिन से कठिन दंड उसको दिया जाए। एक तो ये होना चाहिए। इसके अलावा मुख्य चीज़ यही आती है कि स्टेबिलिटी के लिए देश के अन्य विकल्पों को खोला जाए, रोजगार के अन्य साधन आजीविका के उपलब्ध कराए जाएं, ताकि इस पर जो दबाव पड़ रहा है आजीविका की वजह से वो दबाव ना हो। और जिन लोगों को भी आपने सिलेक्शन के अंदर या आरपीएससी या यूपीएससी में लगाया गया है चयन बोर्डों के अंदर, उनका न्यायिक चरित्र होना चाहिए, उनकी निष्ठा न्याय के प्रति होनी चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष के प्रति। इसके अलावा एक मुद्दा और था, मैं थोड़ा सा भूल गया, याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। सभी महानुभावों को प्रणाम। येट टू सी अवतार ऑफ नार्लिकर साहब और टी.एन. शेषन साहब, जिन्होंने काफ़ी मैनेज किया था, और ये सारी विवेचना करें तो देखें ये सुपरवाइजरी फेलियर का कारण है, लीक होना, ये नहीं होना। ये मैं 20 साल तक यूपीएससी में एज एडवाइज़र जाता रहा हूँ और बोर्ड में बैठते थे, कभी ऐसा वहाँ मामला नहीं होता था जो कि आरपीएससी में इसमें आजकल हो रहा है। तो विशेष जोर जो इसमें आपने दिया कि ये इन्फ्लक्स क्यों हो रहा है, इतने कैंडिडेट्स जो पहले हज़ारों बैठते थे, अब फिर लाख बैठते थे, अब करोड़ों पे जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी गाँव को छोड़ के लोग बाग शहरों की ओर भाग रहे हैं, और शहरों की संस्कृति है नौकरी करना, तो वो अपने को डिस्करेज करना पड़ेगा और गाँव का मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, जिसमें वहीं पे है ना सारे संपन्न, पहले तो वही कम्युनिटी वहीं थी और सारे उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वहीं पूरी होती थी सर। अब चाइना क्यों ग्रो कर रहा है? वहाँ विलेजेस का डेवलपमेंट ज़ोरदार हो रहा है। तो मेरा तो एक सबमिशन यही है कि ये सारी प्रक्रिया देखो, नकल ये नेचर है ना, जो ह्यूमन नेचर, वो तो चलती रहेगी, लीकेज होगा या कोई चोरी और ये सब होएगी, लेकिन उसको रोकने के कई साधन हैं, वो अपने को करना चाहिए। धन्यवाद। सुषमा जी कुछ कहें? ये है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात में याद आ गई मुझे, वो अभी जैन साहब कह रहे थे कि हमें तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन एग्ज़ामों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है उसके अंदर कि ऑनलाइन एग्ज़ाम अपने आप में चोरी से डकैती की ओर कदम होगा, क्योंकि तकनीक इतनी हावी है कि तकनीक पर हमारा नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण देशी और विदेशी ताकतों का है जो तकनीक में माहिर हैं, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं समझते। जब हम ऑनलाइन उसको करेंगे तो सेंटर लेवल पर बड़े स्तर पर जो तकनीकी लोग हैं वो लोग इसके अंदर भारी मात्रा में गड़बड़ियां कर सकते हैं, जैसे कि आरोप ईवीएम पे लग रहे हैं। इसी तरह से जैसे ईवीएम के आरोप लग रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आरोप एक समय पे इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए होगा। ऐसे प्रमाण कुछ एग्ज़ामों में जिन्होंने आउटसोर्स करके किए, उसके अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं। उन लोगों ने अपने लेवल पर ही वहाँ पर कंप्यूटर में शीट्स चेंज की हैं और बड़े भारी मात्रा में लोगों को
सीटों को बेचा है और उनका पता भी लोगों को नहीं लग पाया है। पुलिस का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये बेल इतनी जल्दी होती है, आदमी अंदर रह ही नहीं पाता और तुरंत बेल हो जाती है। इस पे स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि आसानी से बेल नहीं हो। जब तक बेल नहीं होगी, जब तक बेल होती रहेगी, छूटते रहेंगे। ये मेन चीज़ ये है पुलिस का और इनका दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, इसको कंटिन्यू रखने के लिए और माफिया को बचाने के लिए। सबसे बड़ा रोल इन दो का है। पॉलिटिशियंस का तो है ही, बिल्कुल पॉलिटिशियन का तो 90% पॉलिटिशियन का है और इन लोगों का भी बहुत बड़ा वो रहता है, इनको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, शील्ड करने के लिए। हम घुसा रहे हैं, इसमें है कहाँ? प्रश्न तो है ही नहीं, आप जबरदस्ती घुसा रहे हैं पॉलिटिशियन। चलिए। सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। इस विषय पर 3 पक्ष सामने आते हैं: प्रशासन, एग्ज़ाम करने वाली एजेंसी और विद्यार्थी या प्रतिभागी। आज जो SI केस का समाचार पत्रों में न्यूज़ आई, उसमें SOG के हेड जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, उनसे पूछा गया कि क्या इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं इसको रिकमेंड करूँ, पर मैं ये ज़रूर बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर प्रतियोगी परीक्षा की पेपर लीक होता है। एक SOG का, पुलिस का अधिकारी ये बात कहता है तो वास्तव में बहुत ही गंभीर समस्या है। जैसा अपन लोग कह रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर अगर अपन RPSC को ही लेते हैं तो RPSC का नेक्सस प्लस आपका अनुभव कि भाई उस प्रिंसिपल को जलील किया गया, धमकियां दी गई, या तो ये तो एक मानव स्वभाव है और इसको कितना आदमी रोक सकता है, स्ट्रिक्ट होके काम कर सकता है, इसके लिए स्ट्रिक्ट हुआ है। दिन भर काम करो नहीं करो, आपको कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। पेपर जैसे सरकार सरक चलती है वैसी फाइल सरकती है जब कोई सरकारें मामला कोई कहे या काम करे। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक अमला है, इसकी जिम्मेवारी तय नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, तब तक न केवल परीक्षा बल्कि किसी क्षेत्र में सुधार नहीं हो सकता। जब कोई शहर में आयोजन होना होता है, सारे अतिक्रमण हट जाते हैं, सारे भिखारी गायब हो जाते हैं, सारी सड़कें साफ़ हो जाती हैं, सारी लाइटें जलने लग जाती हैं, 24 घंटे पानी आता है, उसके बाद वो व्यवस्था ख़त्म। एग्ज़ाम के दिनों में के अलावा जो उनके पढ़ाने वाले हैं वो उन्हीं शिक्षण संस्थाओं में लूपोल लौटते हैं। जैसे आपने बताया कि साहब 4 प्रश्न तैयार कर लेना, तो उनको मालूम होता है कि एक जो ट्रेंड है वो ये है, उस हिसाब से उनको तैयार करवाते हैं। और पेपर लीक तो ये मैं नहीं कह सकता कि कितनी बात है, लेकिन आटे मना मुझे तो हर पेपर में होता है। अच्छा, दूसरी बात आई अब संस्थाओं की जहाँ एग्ज़ाम करवाते हैं।